नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बिहार में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। वहां भी कांग्रेस के लिए बहुत निराश करने वाली खबरें आ रही हैं। खैर, हम वैसे भी अपने दायरे से बाहर निकलकर चर्चा करने में दिलचस्पी कम ही दिखाते हैं, लिहाजा आज भी बात अपने सूबे की ही करेंगे। एक तरफ बीजेपी है, जिसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन के प्रभारी हितानंद तक जिले जिले जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। आज महिला मोर्चा यानी महिला लक्ष्य समूह को साधने के लिए बीजेपी ने एक बैठक की। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की कड़ी आलोचना खुद उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम के मसले पर झूठ बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह, कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। उनका नाम बंटाधार जैसे ही भाजपा उच्चारित करती है, कांग्रेस चुनाव हार जाती है। उन्हें 25 गाड़ी सामने लगाने वाले चमचे पसंद हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल वाले कार्यकर्ता पसंद नहीं है। जहां जहां वो सांसद निधि देते हैं, कांग्रेस हार जाती है। क्या वो कांग्रेस को हराने के लिए निधि बांटते हैं? वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा एमपी आएगी तो ये वीडियो उन्हें भी दिखाना चाहिए। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्यों लक्ष्मण सिंह को यह मोर्चा खोलना पड़ा, क्यों 20 साल पहले पड़े नाम बंटाधार का उन्होंने बहुत दिलेरी से जिक्र किया, बीजेपी से तीखा हमला क्यों लक्ष्मण सिंह ने बोला, यह भी कि लोकसभा चुनाव इतने करीब हैं, बीजेपी की तैयारियों में आक्रामकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ अंदर से ही हो रहे सेल्फ गोल के मायने क्या हैं और ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी। क्या वे कांग्रेस से एक बार फिर आगे जा गए, वे यानी लक्ष्मण सिंह? तो बहुत हैं सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सीमा एमपी से नहीं लगती, लेकिन आज जिस वक्त बिहार में उठापटक चल रही थी, उस वक्त एमपी में भी लोकसभा चुनाव को लेकर ही माहौल गरमाया रहा। यहां भी चुनावी तैयारियों को लेकर दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी बैठकों में जुटे थे। बीजेपी ने चुनाव के प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी। बीजेपी के केंद्र में थी महिलाएं। बीजेपी महिला मोर्चे की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पार्टी के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। कांग्रेस के केंद्र बिंदु थे दलित आदिवासी। कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया सहित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उस बैठक में मौजूद थे। सारी कवायद लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही थी। दावे सुन लेते हैं पहले दोनों दलों को। मध्य प्रदेश में भी हम लगातार इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने के लिए इसमें आगे बढ़े हैं। मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा रोल अदा करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही है। अभी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है लोकसभा तैयारियों को लेके। 20 लोकसभाएं की समन्वय समिति की मीटिंग अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे, 1-1 घंटे, पूरे 8-5-7 दिन तक हमारे प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मैं खुद हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम करेंगे। अब जरा फिर से बात कांग्रेस के उस अंदाज की करते हैं जिसमें घर को आग घर के चिराग ही लगाते हैं। यह है लक्ष्मण सिंह, विधायक सांसद, कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं और इनका एक परिचय और है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई है। चुनाव हारने के बाद बीते कई दिनों से बहुत खुलकर बोल रहे हैं। कभी राहुल गांधी को कहते हैं कि वो कोई बड़े नेता नहीं है, अभी वो अपने बड़े भाई के भौतिक नहीं राजनीतिक शरीर पर तिल की तरह चिपके मिस्टर बंटाधार की मीमांसा किस तरह कर रहे हैं आप खुद सुनिए, और उसके जवाब में कांग्रेस सिवाय नो कमेंट के क्या कह सकती है ये भी सुनिए। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। और क्यों चला है और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। नहीं, बाकी चीजों पे नो कमेंट्स। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास राम मंदिर से लेके इतने सारे विषय हैं जो अनायास उसका ग्राफ बढ़ा सकते हैं, फिर भी वो आक्रामकता से तैयारी में जुटी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन के प्रभारी हितानंद तक जिलों जिलों में जाकर तैयारी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की बंटाधार सियासत चुनाव में किसे आगे और किसे पीछे करेगी ये बताने की भी जरूरत है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शेख का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है पवन पटेल, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के और विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। पवन जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश निगम त्यागी। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर बात है कि शुरुआत करेंगे पवन जी से। पवन जी, ऐसा क्या हो गया जब से आ रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लगातार आग उगल रहे हैं, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो भाई आप उनके ऊपर? नहीं, देखिए, हार गए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, किस कारण से बोल रहे हैं, उनका क्या सोच है, उनका इंडिविजुअल बयान उसमें बहुत मैं नहीं पढ़ना चाहता। बाकी जो उन्होंने बोला, लक्ष्मण सिंह जी ने जो बोला मिस्टर बंटाधार की बात, तो अगर हम एक्चुअल मायने में देखेंगे कि बंटाधार कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्रचार के, हमेशा इवेंट की राजनीति करती है। ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना है, बड़े बड़े नाम दे देगी, बड़े बड़े जो आयोजन करा देगी, लेकिन उस आयोजन और उस नाम का कोई चरितार्थ नहीं रहता। आज हमें लगता है कि इस देश और प्रदेश की जनता अगर अच्छी तरह से देखेगी, आंख बंद करके चिंतन करेगी, मनन करेगी, तो एक्चुअल में बंटाधार कौन है अपने आप समझ में आ जाएगा। बंटाधार है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने युवाओं का बंटाधार कर दिया, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया और युवाओं का बंटाधार कर दिया। बंटाधार भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों का बंटाधार कर दिया। 750 किसान जब अपनी मांग को लेकर दिल्ली की सड़क पर बैठे तो उनको आतंकवादी बोला, फिलिस्तीनी बोला। फिर उत्तर प्रदेश चुनाव जो हमेशा, तो एक बार धीरे से लक्ष्मण सिंह जी के कान में यही बात बोल दीजिए ना, तो कम वो भी यही सुर बोलने लगे, वो भी बजाय दिग्विजय सिंह जी को बीजेपी के लिए बोले। मैं देखिए एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं लक्ष्मण सिंह जी के कान में बोल दूं। मैं तो एक आम जनता, आम कार्यकर्ता की भावनाओं को आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ, वही व्यक्त कर रहा हूँ। उनके मामले में ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता हूँ, किस सेंस में, किस संदर्भ में क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो बंटाधार की छवि बनाने का प्रयास किया गया है, तो आज जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, जो कर्जे के दलदल में इस प्रदेश को घुसेड़ते जा रहे हैं, कौन असली बंटाधार है। महाकाल में किन्होंने बंटाधारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के। पहले सवाल बहुत वक्त दिया सर, सप्लीमेंट्री ले लिया पवन जी, माफ कीजिए। दूसरे मेहमान को इन करूंगा मैं, डॉक्टर शेख को इन करता हूं मैं अब। डॉक्टर शेख, ये जो बात इन्होंने शब्दशः नहीं कहा, लेकिन ध्वनित पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या सेंस है, पता नहीं क्या संदर्भ है, तो सुपारी तो नहीं दे दी कहीं आपने उनको, लक्ष्मण सिंह जी को? लक्ष्मण सिंह जी को कौन सुपारी दे सकता है? और जब कोई व्यक्ति यदि सच्चाई का है तो उसके बारे में हम ऐसी बात क्यों करें? उन्होंने जो बात भी की वो कांग्रेस के हित में बात की। उन्होंने जो बात भी कही उससे कांग्रेस को ही भला होना है, बीजेपी का भला नहीं होना। यदि वो कह रहे हैं कि पार्टी को जो है वो कार्यकर्ता आधारित दल होना चाहिए, ना कि दलाल आधारित दल होना चाहिए, तो उन्होंने क्या गलत कहा? बात तो कांग्रेस के हित की कही है उन्होंने। अब आपने भी अच्छा काम किया, आज किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया, आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव को बुलाया, क्योंकि प्रवक्ता तो ये कह सकता है कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ लक्ष्मण सिंह जी के विषय में कहूं। लेकिन आप ये सोचिए कि लक्ष्मण सिंह जी ने जितनी बातें की ना, वो बहुत सही कही कि चाटुकारों की पार्टी, उस प्रकार की पार्टी। जब प्रदेश का महामंत्री दलाल पसंद है कहा उन्होंने, दलाल कहा, और बहुत सारी और भी चीजें की कि जो 25-26 गाड़ी दे देता है या 100 चाटुकारों की श्रेणी में आते हैं। जब प्रदेश का महामंत्री एक नेता के विषय में, वरिष्ठ नेता के विषय में टिप्पणी नहीं कर सके, तो उस पार्टी की क्या हैसियत होगी और क्या आधार होगा? आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता आधारित दल बचा नहीं है वो। तो उन्होंने जो कहा है, क्या गलत कहा है? और जहां तक बंटाधार की बात थी, तो WHO से लेकर सारे आंकड़ों को उठा के देख लीजिए। जब महिला प्रसव की दर जो मध्य प्रदेश में हुआ करती थी 18% हुआ करती थी, आज कहां पहुंच चुकी है? किसान को 16-16, 12-12% ऋण मिला करता था। बीमारू राज्य की छवि थी, और छवि नहीं थी, तमगा मिला था। इन लोगों ने कालिक पोती थी हमारे चेहरे पर मध्य प्रदेश के, तो इसीलिए बंटाधार कहती है आवाम इनको। और पूरा मध्य प्रदेश जो था वो मोमबत्ती में था और मिस्टर बंटाधार लाल बत्ती में घूमते थे। तो ये सब चीजें हकीकत है, उस हकीकत को देखकर ही आवाम इन लोगों को वोट नहीं देती। और वो खुद कहते हैं कि मैं जब बोलता हूं या मैं जब सामने जाता हूं तो वोट कटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो प्रचार नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो बातें कही वो कांग्रेस के हित की बातें कही है, कांग्रेस के हित की बात कही। दिनेश जी को इन करते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। दिनेश जी, आपकी नजर में लक्ष्मण सिंह जी के गुस्से की वजह क्या है? क्या एक बार फिर हम ये माने, एक बार फिर शब्द उच्चारित कर रहा हूं कि बीजेपी की तरफ जाने की सोच रहे हो? देखिए प्रवीण जी, लक्ष्मण जी पहली बार नहीं बोल रहे हैं ऐसा। लक्ष्मण जी कड़े और सही बोलने के लिए जाने जाते हैं, और उसमें वो अपने भाई को भी बख्शते नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार भी हुआ है। वो अपनी पीड़ा झलकाते हैं, अपने बयानों से उनकी पीड़ा झलकती है। आप याद करिए, विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस से सरकार बनी,
एक परिवार के 2 लोग जीते, लेकिन जो है बेटा दिग्विजय सिंह का मंत्री बन गया और लक्ष्मण सिंह जी रह गए। अब अभी चुनाव हुए, दिग्विजय सिंह जी का बेटा चुनाव जीत गया किसी तरह, ये लगभग 60,000 के ऊपर से चुनाव हार गए लक्ष्मण सिंह जी। 60,000 से क्यों हार गए ये तो उनकी समीक्षा का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण सिंह, आप राष्ट्रीय स्तर पर आजकल प्रमोद कृष्णम देखिए, बहुत सही सही खरी खरी बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए। मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह बोल रहे हैं। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं, सांसद रहे हैं, तो कोई कांग्रेस का नेता उनकी बातों पर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है, जबकि वो कांग्रेसियों को दलाल कह रहे हैं। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको दलाल कह रहे हैं, उनसे बचना चाहिए, कार्यकर्ताओं की पार्टी, अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह क्या चाहते हैं? ऐसा भी नहीं है कि जो राजगढ़ सीट है वो भाजपा के पास ना हो, वहां भाजपा का कब्जा है, तो भाजपा को ऐसी जरूरत भी नहीं है कि लक्ष्मण सिंह आएंगे तभी उनको राजगढ़ की सीट मिलेगी, जीत पाएंगे। लेकिन हाँ, एक मैसेज जा सकता है जो भाजपा खेला कर रही है देश में विभिन्न जगहों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह का भाई भी कांग्रेस के साथ नहीं है, दिग्विजय सिंह के साथ नहीं है। दिग्विजय सिंह इस समय आप देखिए तो पूरे राजगढ़ क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिग्विजय सिंह से जिसे कह दिया गया है कि अब आप भोपाल नहीं राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ब्यावरा में और राजगढ़ क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं वहां दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और लक्ष्मण सिंह उन पर ही हमला कर रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह को लेकर भाजपा दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहती है। लक्ष्मण सिंह लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जाने कितने सवाल हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह के बयान कांग्रेस को परेशानी में डालने वाले तो हैं। पवन जी चलिए ठीक है, आप उनके बयान पर टिप्पणी मत करिए। दिनेश जी भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस बात से सहमत है। मैं भी ये बात जरूर समझता हूं, सियासत को लंबे वक्त से देख रहा हूं कि चलिए ठीक है, कोई फायदा हो ना हो, नुकसान कितना ज्यादा हो जाएगा एक परसेप्शन जो बनाने में, जिसमें बीजेपी वैसे भी अव्वल है, और जब ऐसे आप सुलभ संदर्भ मुहैया कराएंगे तो क्या परसेप्शन बनेगा आपकी पार्टी के खिलाफ? नहीं देखिए, मैं ये जो बोल रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता किसी के बयान, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला ये उनका व्यक्तिगत बयान है, किस सेंस में उन्होंने बोला। दूसरा, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का चाहे बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए, बाहर इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, जो ये मैं उसको भी संदर्भित करने का प्रयास किया, ये महिला उत्पीड़न की बात करते उसमें नंबर 1 हम है, और भुखमरी के पैदान में हम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का क्या आलम है। ये दिग्विजय सिंह जी के बस समय से उसको कंपैरिजन करने का प्रयास करती है। ये नहीं देखते कि हम बिजली के क्या बढ़े हुए रेट ले रहे हैं। अभी कमलनाथ सरकार 100 रुपए बिजली दिया था, ये क्या बिजली के बढ़े हुए रेट ले, उनके ऊपर केस लगा रहे, लोगों की वसूली कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है। हमारे देश के डायनामिक प्रधानमंत्री जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनली अवार्डेड नारा था, हमें लग रहा हर व्यक्ति के जहन में आज पूछ रहा होगा आज पेट्रोल का रेट क्या। हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने की नौटंकी करते थे जब पेट्रोल का रेट बढ़ता, आज पेट्रोल का रेट क्या है। इनके कथनी और करने को जनता अच्छी तरह समझ गई है। एक्चुअल में अगर कोई के अंदर चेतना है, जनता वोट की शक्ल में फिर आपकी तरफ क्यों नहीं आती, तो उसका पता पड़ जाएगा कि बंटाधार एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी खुद है। जवाब ले लेते, चलिए जवाब ले लेते। गुलरेज जी ये कह रहे हैं कि भाई वो बंटाधार नहीं है बल्कि आप लोग बंटाधार हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक का और IMF का एक आंकड़ा है जो इनके सारे मुंह को बंद कर देगा। जब इनके अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय हिंदुस्तान जो था वो 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी नहीं था, 11वीं या 12वीं नंबर पर था। और आज जब मोदी जी हैं तो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही हम तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कौन बंटाढार है, किसका दल बंटाढार है और कौन इस देश की प्रगति कर रहा है। अब जहां तक बात है दिग्विजय सिंह जी की और उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी की, अभी तक तो ये महोदय जो हमारे सामने बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव, वो कह रहे थे कि लक्ष्मण सिंह जी इतने बड़े व्यक्ति हैं कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता कुछ बोल नहीं सकता उनके विषय में, और अब ये बोल रहे हैं कि उनको नहीं बोलना चाहिए। तो ये है कांग्रेस की असलियत, जिसको वो बिल्कुल बेपर्दा कर रहे थे लक्ष्मण सिंह जी, और इसी की मिर्ची लग रही है कांग्रेस को। ठीक है, एक बार आऊंगा पवन जी, पहले मैं एक बार दिनेश जी को इन कर लेता हूं, आऊंगा, वक्त अभी हमारे पास बहुत है। दिनेश जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप देखिए कि हम देख रहे हैं इनको, हमने इनका विधानसभा चुनाव भी देखा बीजेपी का, ये बड़ी आक्रामकता से ये लोग लड़ते हैं। अभी आज वीडी शर्मा खजुराहो में थे, राजगढ़ में मेरी समझ से शायद उसी दिन हितानंद जी मीटिंग कर रहे थे जिस दिन इन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने बयान दिया। तो ये जिले जिले जा रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता, उसी आक्रामकता से लड़ रहे हैं जो जैसे हमने अपने पैकेज में कहा कि माइलेज, जबकि अभी अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए है, राम मंदिर के बाद तो और शिफ्ट हुआ। वैसे उस तुलना में कांग्रेस की तैयारी और इन बयानबाजियों को आप कैसे देखते हैं दिनेश जी?
देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही है। जब से नेतृत्व परिवर्तन किया है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और ये जो नई टीम है घूम रही है, दौरे कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस में वो एका नहीं है जो होना चाहिए। आप याद करिए, अभी इन्होंने लोकसभा के प्रभारी बनाए हैं। अभी 26 जनवरी को ही खंडवा जिले में बैठक हुई, तो वहां एक महिला रो रो के आरोप लगा रही थी और एक कांग्रेस के ही एक बड़े नेता पे आरोप लगाया कि वो पहले मुझे टिकट कटवाने के लिए भोपाल और दिल्ली तक गए और बाद में मुझे कांग्रेसियों ने ही हरा दिया। तो कांग्रेस में न कमलनाथ की किसी से बनती थी, अब नया नेतृत्व आया है तो नए नेतृत्व को नए सिरे से सबको एक साथ मिलाना करना है। कमलनाथ जी नाराज हैं, कमलनाथ जी की चर्चाएं चल पड़ती हैं कि भाजपा में जाएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और तारीख तक लोग बात कुछ बताने लगे हैं। तो कांग्रेस मेहनत तो कर रही है। पिछली बार तो कांग्रेस सत्ता में थी प्रवीण जी, और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बना ली थी, मुख्यमंत्री थे, तब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की क्या दशा हुई थी कि 29 में से 28 सीटें जीत गई थी और एक सीट कांग्रेस को मिली थी, वो भी नकुलनाथ की, बहुत कम वोटों से। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ, बाई इलेक्शन लड़े थे, बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीते थे। तो जो लोकसभा, जैसे कांग्रेस को अभी विधानसभा चुनाव में 40% के ऊपर वोट मिला है, लेकिन लोकसभा में वोट उसका और घट जाता है। तो कांग्रेस मेहनत करती है, एकजुट होती है, तब ये हाल होता है। और जब सत्ता में थी तब बुरे हाल थे। अब कांग्रेस इस तरह बयान देगी, इस तरह फूटी फली रहेगी, मेहनत नहीं करेगी। और भाजपा ने तो आज प्रदेश के प्रभारी बना दिए, जिला लेवल पर कौन सा जिलाध्यक्ष उनको ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, जिलाध्यक्ष भी बदल रही है, लगातार बैठकें कर रहे हैं। जैसे आज वो महिला मोर्चा की बैठक थी उनकी, और ये अपने बीडी शर्मा और सब लोग दौरे कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं। तो और भाजपा, ये हर कोई कहता है कि भाजपा हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, हमेशा चुनाव की तैयारी में रहते, चाहे जब चुनाव को। पवन जी जवाब भी देना चाह रहे थे, और पवन जी एक ऐड ऑन कर देता हूं मैं अपना सवाल के आक्रामकता आप खुद देख लीजिए। आपके आरोप अपनी जगह, पब्लिक नंबर माने मार्कशीट जो आती है वो आपके खिलाफ आती है। आप कितना भी कहेंगे बहुत पढ़ लिख के हम जा रहे हैं एग्जाम देने, मार्कशीट आपके खिलाफ आती है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। और उसके बाद जो दिनेश जी का भी सवाल है कि अगर ऐसी गुटबाजी रहेगी तो कैसे निपटेंगे आप लोग? पहले आपका ही जवाब दे देते हैं। जो मार्कशीट की बात की, भारतीय जनता पार्टी माहिर है, व्यापक जैसे घोटाला करती कि दिन रात जो गरीब का बच्चा पढ़ता लिखता है, पढ़ लिख करके जाता है, रिजल्ट देता है, उसको पूरी उम्मीद रहती है कि मैं पास हो जाऊंगा, अपने बुढ़ापे, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, लेकिन ये व्यापक जैसे घोटाला कर देते हैं। इस बार का चुनाव भी उसी घोटाले के तहत है। इनका किसी न किसी मैकेनिज्म की जीत है। मैं कहता हूं आप अपनी टीवी में एक बार करिए, मेरे निवेदन पर एक लाइव डिबेट करिए। हम 100 लोगों को फोन लगाते हैं, 100 में 80 लोग ना बोले कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो अब मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म है। इस तरह की सुनामी आने का क्या रीजन था? क्या तुर्रम खानी इन्होंने कर दिया? महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी कम कर दी, नर्मदा के किनारे घोटाला किया, महाकाल में घोटाला किया, फिर भी सरकार बनी। एक समय प्याज की रेट बढ़ते तो सरकारें बदल जाती थी। ये महंगाई धनाधन बढ़ाते जाएंगे और सरकार इनकी बनती जाएगी। जिस दिन इस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी, उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि मोदी जी ने जो जादूगरी का पट्टा लगाया था, उस जादूगरी के पट्टे के पीछे हकीकत क्या थी। ये हमको आपको हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस तरह का जो अप्रत्याशित रिजल्ट आए, सुनामी आए, कुछ भी हो सकता है। मैकेनिज्म इनके हाथ में है। एक सीट के अगल बगल वाले स्टेट की भी सीट ला देंगे, 29 सीट की जगह 42 सीट कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये। ठीक है, जवाब ले लेते। अब जवाब ले। दूसरा भी इनकी अरे इन्होंने बोला जो आंकड़ों की जल्दी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए पूरी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों की बाजीगरी में महारत हासिल है। वो किसी तरह के भी आंकड़े पेश कर देंगे। मैं आम आदमी की हैसियत से सोचता हूं कि जब मैं खाने का तेल का रेट लेने जाता हूं, तो कांग्रेस के समय खाने का तेल रेट क्या था, आज का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट उस समय क्या था, आज का रेट क्या है। मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहता। जो एक ठीक है, अब जवाब ले लेते। बहुत वक्त दे दिया सर आपको, बहुत। जब डॉक्टर शेख की तरफ जाएंगे अब हम, माफ कीजिए रोकूंगा आपको। डॉक्टर शेख ये कह रहे हैं कि मार्कशीट जो है वो आप लोग बना लेते हो खुद से, आपके यहाँ छप जाती है मार्कशीट, वो जो पब्लिक है वो आपके साथ नहीं है, ये उनका आरोप है। नहीं, ये कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने राज्यसभा की जो निधि दी वो उन जगहों पर क्यों दी जहां से आप चुनाव हार गए? आपने ऐसे लोगों को क्यों अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया जो आपको हराने में लगे रहते हैं? और ये बात मेरे नहीं है, ये सवाल माननीय लक्ष्मण सिंह जी के हैं। ईवीएम पे भी उन्होंने कहा, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि ईवीएम पे ब्लेम मत करिए, ईवीएम खराब नहीं है वो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम पे भी ब्लेम मत करिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अपने नेता का जवाब देना चाहिए, ना कि मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। जहां तक बात है
व्यापम की, देखिए भाई साहब, व्यापम के विषय में इन्होंने 2018 का भी चुनाव लड़ा था, उस समय भी मैं मध्य प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता था और मैंने ये बात हर मंच से कही थी। मैं आपको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन मैं वापस से उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये पब्लिक फोरम में कई बार के रखे हुए हैं, अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे मैंने कहा था कि आपने व्यापम खूब कर लिया, अब या तो इसको प्रूव करना, सारी शक्तियां प्रदेश की आपके पास है, 15 महीने थी, और अगर आप नहीं करते हैं तो या तो आप झूठे हैं या आपकी सरकार नपुंसक है। तो आप झूठे थे कि आपकी सरकार नपुंसक थी, ये कांग्रेस के महासचिव बताएं। ठीक है, एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है जिसका आपने जिक्र किया कि भाई दो नाम एकदम से बिल्कुल कांग्रेस में, जिनके कारण ऐसा लगता है कि पार्टी की आइडेंटिटी एमपी में है। आऊंगा पवन जी आऊंगा, पवन जी बस थोड़ा ध्यान रख लीजिए, आऊंगा एक बार दिनेश जी को, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं। नॉन पॉलिटिकल गेस्ट है, उनको भी स्पेस मिलते रहना चाहिए भाई लगातार। तो दिनेश जी, दो नाम के साथ उच्चारित होती थी कांग्रेस, होती है अभी भी, कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, मतलब बड़ा नाम ये दोनों। कमलनाथ वैसे ही आप कह रहे हैं कि भाई, और देख भी रहे हैं हम कि वो शांत हैं या नाराज हैं, जो भी हैं किनारे हैं, और दिग्विजय सिंह यदि निशाने पे आ गए तो फिर कांग्रेस पे बचेगा क्या? ये जो नई टीम है, आपको लगता है कि इतनी मतलब बड़ी इमेज वाली, लार्जर इमेज वाली पार्टी से टकराने की स्थिति में है? प्रवीण जी, दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की तो राजनीति की लगभग उम्र हो चुकी है, दोनों 77-78 साल के हैं, अगले चुनाव तक वो 82 तक पहुंच जाएंगे। तो नया नेतृत्व तो लाना पड़ेगा। जब सीनियर नेताओं के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो नया नेतृत्व लाना पड़ेगा, जो भी हो। भाजपा की प्लानिंग, भाजपा मैदान में तो है ही। आप ये देखिए कि हर लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के पास ऐसा मुद्दा आता है कि माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ठीक बात। पिछले 2019 के चुनाव से पहले अचानक एयर स्ट्राइक हुई थी, राष्ट्रीयता का मुद्दा देश भर में हावी हो गया था। पहले अलग तरह का माहौल था, अचानक माहौल बदल गया था और बम्पर जीत हो गई थी। इस बार भाजपा राम मंदिर को ले आई, प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो गई। अब आप ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव तक चलने वाला है। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब अभियान चलेगा, विश्व हिंदू परिषद देश भर से लोगों को ले जाएगी, दर्शन कराएगी, भाजपा ले जाएगी, मंत्रिमंडल जाएंगे, ये लोकसभा चुनाव तक चलने वाला है। तो भाजपा मैदान में तैयारी करती है, कार्यकर्ता लेवल पर तैयारी करती है, बैठकें करती है, लेकिन कोई ना कोई एक मुद्दा ऐसा माहौल बनाने के लिए आती है जिससे पूरा माहौल वैसा हो जाता है, भाजपा में हो जाता है। फुल प्रूफ कह सकते हैं, जैसे तैयारी उसकी फुल प्रूफ होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। कांग्रेस, भाजपा क्या करती है, आज चुनाव लड़ती है, अगले 5 साल में क्या उसको करना, ये तैयारी पहले से कर लेती है। तो पहला प्री प्लान चलता है। तो आप देखिए, चुनाव अपनी जगह है, तैयारी अपनी जगह है, नेता बैठकें कर रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन ये जो अयोध्या का मसला आ गया सामने, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जितनी आलोचना होगी उतना फायदा भाजपा को मिलेगा। जितने लोग पवन जी को इन करते, पवन जी ये बात तो मानेंगे आप, बिना के देश मैंने करोड़ों लोगों के आराध्य हैं राम, और जैसे ही राम मंदिर वाला मामला हुआ, आप देखिए कि जो नॉन पॉलिटिकल हिंदू हैं, मतलब जिनका ना आपसे वास्ता ना बीजेपी से वास्ता, वो भी गदगद हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा काम हो गया, वो बहुत प्रसन्न है। ऐसी खबरें भी आती हैं, वीडियो भी आ रहे हैं। ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा? गदगद तो हर व्यक्ति है, मैं खुद गदगद हूं। जिस दिन से राम मंदिर बना है, मेरा सीना 56 इंच का हो रहा, मेरा रोम रोम रोमांचित है। ये तो हर व्यक्ति, गदगद होने वाले का बात ही नहीं है, तो गदगद होने का सवाल ही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, भी आदरणीय पत्रकार जी ने जो बोला कि वो मुद्दा आ जाता है, मुद्दा लाया जाता है, इवेंट बनाया जाता है। ये हमेशा जब जानते हैं कि हम चुनाव हारेंगे, पिछली बार इन्होंने पिछले के पहले देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ कर दिया, पुलवामा जैसा हमला करा दिया। आज तक मुझे तो नहीं पता चल पाया कि पुलवामा 350 किलो आरडीएक्स लेकर के बोलेरो जीप उतने बड़े सुरक्षित एरिया में कैसे चल गई? वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से? हालांकि ये बात, ये मैं भी सहमत हूं गुलरेज जी की बात से, ऑब्जेक्शनेबल है। ये कभी भी साबित नहीं हुआ और कभी भी इस तरह का षड्यंत्र की बात नहीं कही, क्योंकि उसमें आर्मी इन्वॉल्व थी। और हमको ये संयम जरूर रखना चाहिए कि आप सेना पर सवाल नहीं करें। लेकिन ये बताएंगे नहीं, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम नहीं करेंगे। ये इनके से चुप रहिए, ये इनकी स्ट्रेटेजी नंबर 2 है। ये राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम नहीं करेंगे। ये राम का मंदिर बनवा के, ठीक है, गुलरेज जी को इन करूंगा, मैं गुलरेज जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, गुलरेज जी को इन करूंगा। और इस बात से बिल्कुल मैं भी ना इत्तेफाकी रखता हूं कि सेना के किसी भी एक्ट पर कोई व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता, और ये आपत्तिजनक है। एक बार गुलरेज जी को करते। गुलरेज जी, आपका जवाब? तो राम खुश रहेंगे। पवन जी जवाब ले लेते, आपका वक्त पूरा हुआ, जवाब लेते पवन जी प्लीज, माफ कीजिए, मैं गुलरेज जी को इन करना चाह रहा हूं। पवन जी प्लीज, गुलरेज जी बोलिए।
वो बीच में बोलने लगे थे हमारी टाइम में। अरे चुप रहो सर। मारेंगे क्या, काटेंगे क्या मुझे, ऐसे मत बोलिए। कोई हमारा बिल्कुल सुन लीजिए गुलरेज जी, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा संयम रख लीजिए, सुन लीजिए वो क्या मैंने बोला, बेशक बोला, मैंने बेशक बोला, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए, सुन लेते क्या कह रहे हैं, बोलिए गुलरेज जी, बात पूरी करिए, वक्त पर तेजी से चलता है, बोलिए। देखिए इन लोगों की डीएनए में प्रवीण जी कि हमेशा राष्ट्रवादियों का अपमान करना, और जो लोग अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं ये केवल पुलवामा के शहीदों के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी ये किया था। इन्होंने लात मार कर उनको हटाया था कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता से, और उनके विषय में क्या टीका टिप्पणियां करते थे, कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते थे। ये सब चीजें एविडेंट है हिस्टोरिकली, तो ये तो इनके डीएनए में है, वो वही कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 2014 का चुनाव हम पूर्ण बहुमत से जीते थे, और लगभग 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार हिंदुस्तान में बनी थी। उस समय क्या हमने नैरेटिव बनाया था? देखिए आप जो है, आपका संगठन नहीं है, आप की सरकारें जहां होती हैं वहां काम नहीं करती। राजस्थान में पूरे 5 साल सरकार थी, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पास अपनी खुद की लड़ाई से कोई टाइम नहीं था कि आप संगठन का विस्तार करते, आप लोगों को कुछ देते, इसलिए आप पिटते हो बार बार। यही स्थिति वहां छत्तीसगढ़ में थी कि आप 4.5 साल तक, आखिरी 6 महीने छोड़ दे तो टीएस सिंहदेव और आपके मुख्यमंत्री लड़ रहे थे। तो इसके लिए कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है? ठीक बात, एक बार दिनेश जी को इन करेंगे। दिनेश जी मूल विषय पर आते हैं, थोड़ा सा व्यापक हो गई चर्चा, एक बार फिर मूल विषय पर रखते हैं। वो ये कि लक्ष्मण सिंह, ये ठीक है आप कह रहे हैं बेबाकी से बोलने के लिए पहचाने जाते हैं, मैं भी सहमत हूं, कई बार मैंने उनके बयान देखे हैं इस तरह के, लेकिन इलेक्शन के ठीक पहले क्या कोई मंतव्य होगा उनका, कहीं पे वो निशाना कर रहे होंगे? क्या पारिवारिक जो झगड़ा है, वो आक्रोश जो है वो सार्वजनिक हो रहा है, या फिर बीजेपी हो सकती है इसके पीछे? दिनेश जी आते हैं, जैसे मैंने एक आपको संकेत दिया था कि विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, लक्ष्मण सिंह जी भी जीते, जयवर्धन सिंह भी जीते, जयवर्धन सिंह मंत्री बन गए, लक्ष्मण सिंह जी रह गए, एक पीड़ा वो रही होगी। इसके बाद अभी चला तो अभी चुनाव बुरी तरह हार गए। चाचौड़ा दिग्विजय सिंह परिवार की एक तरह पुश्तैनी सीट मानी जाती है, दिग्विजय सिंह भी चाचौड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं जब मुख्यमंत्री थे, तो और वहां इतने बड़े अंतर से हार गए। तब हार गए जब ममता मीणा भाजपा की बगावत करके भी चुनाव लड़ रही थी, तो बुरी उनकी हार हुई है। तो एक तो वजह पारिवारिक अंदर से दुख पीड़ा हो सकती है, दूसरा भाजपा गेम प्लान करती है, भाजपा गेम खेलती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। भाजपा का प्लान हो सकता है, भाजपा को ये पता चल गया हो कि अगला चुनाव दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ने वाले हैं, तो वो कहीं से सोच रही हो कि ऐसी कुछ स्थिति बने कि लक्ष्मण सिंह भाजपा के कैंडिडेट हो जाएं, सामने से भाजपा में आ जाएं, इस तरह के कोई प्लानिंग हो सकती है। हालांकि लक्ष्मण सिंह कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े हैं, समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन कुछ भी संभव है, राजनीति कुछ भी संभव है। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी कि जब इलेक्शन मुहाने पर होते हैं तब आपकी एक एक चीज, यहां तक कि बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस की जाती है, और तब जैसे मैंने पहले भी कहा कि तब जब पार्टी इतने ज्यादा माइलेज में आपके सामने खड़ी हो, जो आपका विपक्ष यानी सत्ता पक्ष जो बीजेपी है आपके सामने इतने तगड़े माइलेज के साथ खड़ा हो, तब तो एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। अब लेकिन कितना फायदा और कितना नुकसान होगा कांग्रेस को इस बयानबाजी से, ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।